हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सो आज हम लोग करने वाले हैं रिवीजन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एज द चैप्टर हैज मेनी मेनी कंसेप्ट, बहुत डाइवर्सिटी है चैप्टर में। तो धीरे 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 करके जिस तरह से हीट फ्लो होती है, बिकॉज इस चैप्टर में मेनली आप पढ़ेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड वर्क। और पहले के साइंटिस्ट्स ने तो हीट को एक फ्लूइड मान लिया था, मीन्स दे एज्यूम्ड एज on contact between a hot body and a cold body, the fluid in the form of caloric flowed from the colder to the hotter body। तो सुनने में अजीब सा लगता है कि पहले प्रीवियस फिजिक्स में बोला गया है कि हीट फ्लोज फ्रॉम द cold body to the hot body, and this is similar to what happens when a horizontal pipe connects two tanks containing water up to different heights। So similarly, कैलोरी पिक्चर जो है, हीट तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक दोनों सिस्टम्स के टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। सो thermodynamics basically it is a branch of physics that deals with the concepts of heat, temperature and the interconversion of heat and other forms of energy। means heat, suppose कई बार electrical energy will be converted into heat। जैसे आपने किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में देखा है कि जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डिसिपेशन होगा तो वो हीट में होगा। एंड मोर सिमिलर एग्जाम्पल्स, तो जब भी हीट किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होगी या फिर कोई और फॉर्म ऑफ एनर्जी विल बी डिसिपेटेड इनटू हीट, then that branch of the physics will be called as thermodynamics। So basically it is made by two words, thermo and dynamics। thermo का मीनिंग होता है हीट एंड डायनेमिक्स का मीनिंग होता है किसी चीज का चलना, मीन्स मूवमेंट। तो जब हीट चल रही है यहाँ पर तो आप बोलेंगे द ब्रांच इज thermodynamics। Hence, thermodynamics is responsible for the conversion of heat energy into work and vice versa। नाउ आप किसी भी सिस्टम को जब हीट सप्लाई करेंगे, जैसे सपोज आपने एक कंटेनर रखा और उसके नीचे आपने गैस बर्नर को ऑन कर दिया, सो ऑब्वियसली एक छोटा सा बच्चा भी आंसर दे सकता है कि बेटा क्या होगा, तो ही और शी विल से इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। जैसे आप बच्चे अपने लिए मैगी बनाते हैं, नूडल्स बनाते हैं, सो व्हाट डू यू डू, आप कंटेनर के नीचे गैस ऑन करते हैं और उसमें कंटेंट डाल देते हैं, एंड ऑब्वियसली 2 मिनट में 5 मिनट में आपका काम हो जाता है। तो जब भी आप किसी सिस्टम को हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज। नाउ example for converting heat energy into work means हम अपनी तरफ से सप्लाई कर रहे हैं heat, but we are able to do work। For example, in a steam engine, the heat of the steam जो भी heat produce कर रहा है वो piston को move करने के लिए यूज हो रहा है। तो piston को move करना means displacement produce करना, and in physics, in simple physics, जब भी displacement produce होगा so we are able to produce the work, means to do the work in the form of displacement, and that work may be positive or negative। So उस work से हम यहाँ क्या कर रहे हैं, we are able to rotate the wheels of the train। तो steam engine
इसमें स्टीम यूज हो रहा है एज अ फ्लूइड एंड दैट इज एबल टू डू द वर्क. नाउ फॉर एग्जांपल, light, electrical, mechanical, chemical, nuclear, sound, or thermal energy. These are various forms of energy. Itself can cause a substance to heat up by increasing the speed of its molecules. जैसे आप हल्का सा भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये सब फिनोमिना में ऑटोमेटिकली मॉलिक्यूल्स का स्पीड बढ़ जाएगा. Now, without this next concept, we cannot do thermodynamics. तो नेक्स्ट कंसेप्ट है आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम जब भी हम मैकेनिक्स में बात करेंगे तो हम बोलेंगे द नेट एक्सटर्नल फोर्स एंड टॉर्क ऑन अ सिस्टम आर जीरो. जैसे मैकेनिक्स में आपने पहले टाइप का इक्विलिब्रियम पढ़ा हुआ है, ट्रांसलेशनल. The second type of equilibrium is the rotational, and third type of equilibrium is the mechanical equilibrium. So, for translational, summation of all the forces is equal to 0. For rotational, summation of all the torques is equal to 0, where you can take the limits of I from 1 to n. So, for mechanical, both the conditions should be satisfied. But whenever we call for the thermal equilibrium, it means thermal equilibrium in thermodynamics is applied in different context. जैसे सपोज हम जो भी मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स को कंसीडर करेंगे, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स को जब भी आप कंसीडर करेंगे, सो इफ दे डू नॉट चेंज विथ टाइम, then we call as the thermodynamics equilibrium is established. So this is a condition. By combining these, we can form the definition of thermodynamic equilibrium, that it is the state of a system in which the macroscopic variables of the system do not change with time. For example, a gas. सबसे पहले हम लोग a gas का एग्जाम्पल लेंगे. A gas which is enclosed in a rigid container and it is completely insulated फ्रॉम द सराउंडिंग्स. ठीक, अब जैसे ही आपने उसको सराउंडिंग से बिल्कुल इंसुलेट कर दिया तो द गैस विल हैव फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास एज वेल एज इट्स कंपोजिशन. सो इन सबको आप बोल देंगे मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स. प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो गैस के स्टेट को डिफाइन करते हैं, मास एंड कंपोजिशन. तो बिकॉज आपने गैस को इंसुलेटेड कंडीशन में एनक्लोज किया हुआ है, सो ऑल ऑफ दीज आर कांस्टेंट. Therefore, the gas shows us the state of thermodynamic equilibrium. क्योंकि ये सब कांस्टेंट हो जाते हैं. एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम. दो गैसेस हैं A एंड B and both the systems are separated by an adiabatic wall. इनको हमने इस तरह से एक adiabatic wall से separate कर दिया. Now what is an adiabatic wall? This is an insulating wall which is movable but it does not allow ये हीट एनर्जी का फ्लो अलाउ नहीं करेगी. इट डज नॉट अलाउ फ्लो ऑफ energy. So we may define the adiabatic wall, an insulating wall which does not allow flow of energy from one system like A to B or from B to A is called as an adiabatic wall. So इस केस में आपके पास में क्या होगा
In this case, any thermodynamic variable or macroscopic variables like जैसे इस सिस्टम का सपोज आपके पास डेटा है पी ए बी ए एंड द डेटा ऑफ दिस सिस्टम इज पी बी 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 सो ये क्या होंगे ये कांस्टेंट ही रहेंगे मतलब दिस विल एग्जिस्ट विद एनी पॉसिबल पेयर ऑफ वैल्यूज बट सपोज we are replacing this adiabatic wall with the diathermic wall अब हमने यहाँ पर एडियाबेटिक वॉल को रिप्लेस कर दिया एक डाइथर्मिक वॉल से नाउ व्हाट विल हैपन डाइथर्मिक वॉल इज अ कंडक्टिंग वॉल तो कंडक्टिंग मतलब ये हीट ट्रांसफर करेगा बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन सो दिस इज अ कंडक्टिंग वॉल दैट अलाउज heat energy to flow from one system to another. Hence, क्या होगा यहाँ पहले सिस्टम अपने आप से चेक करेगा which is the hot system. Suppose A is the hot system and B is the cold. So automatically heat transfer will take place from system A to system B and कब तक ये ट्रांसफर चलता रहेगा जब तक पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट को पजेस नहीं कर लेता सो प्रेशर एंड वॉल्यूम सो ए सिस्टम का प्रेशर था पी ए वॉल्यूम वॉज वी ए एंड दैट फॉर बी इज पी बी एंड वॉल्यूम इज वी बी अब ये दोनों पेयर्स एक कॉमन स्टेट में जब तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक हम बोलेंगे कि द हीट एक्सचेंज इज गोइंग ऑन and when all the data is settled we say that the system A is in equilibrium with the system B. Okay, now we are going to study types of systems. कितने टाइप के systems हैं thermodynamics में? So for the consideration main things are सबसे पहले हमें पढ़ना है कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है देन सराउंडिंग क्या है एंड देन बाउंड्री क्या है So as the picture is shown in the figure, जो भी enclosed substance है उसको हम बोलेंगे system. उसके आसपास की जो भी स्पेस है उसको आप बोल देंगे सराउंडिंग और एक ऐसी पेरीफेरी जो सिस्टम एंड सराउंडिंग को सेपरेट करती है दैट इज कॉल्ड एज बाउंड्री सो सिस्टम इज डिफाइंड एज अ रीजन इन द स्पेस द रीजन में कंटेन सिस्टम में it may have large number of atoms or molecules within a real or imaginary boundary. कई बारी बाउंड्री इनविजिबल होगी तो आप उसको बोलते हैं इमेजिनरी सराउंडिंग्स मीन्स ऐसा मीडियम जो सिस्टम को सराउंड करता है एज द नेम इम्प्लाइज सराउंड जो सिस्टम के चारों तरफ रहेगा उसको हम बोलेंगे सराउंडिंग तो सिस्टम एंड सराउंडिंग यहाँ एक दूसरे के फ्रेंड हो गए because both are participating in the process of exchange of matter or energy. So, कौन-कौन आपस में interact करते हैं system and surrounding. Next comes system and surrounding को जो surface सेपरेट करता है क्योंकि आप क्या बोल रहे हैं द रियल और इमेजिनरी सरफेस दैट सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री तो यहाँ पर एक और खास वर्ड पर ध्यान देंगे बाउंड किसको बाउंड किया हुआ है बाउंड्री ने सिस्टम को और सराउंडिंग से अलग किया हुआ है Now comes thermodynamics state variables. नाम पकड़ेंगे thermodynamics में thermodynamic की state को जो variables describe करते हैं so the parameters which determine the state or condition of the system are called thermodynamic state variables. For examples, pressure, volume, temperature, mass,
composition, internal energy, etc. are thermodynamic state variables. So they are again categorized into two types. First are intensive variables, other are extensive variables. अब इंटेंसिव बेसिकली इंडिपेंडेंट होंगे अमाउंट ऑफ मास, मतलब जो डेटा आप नहीं देख सकते इंटेंसिव मतलब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज पर डिपेंडेंट होंगे, आप उनको देखकर नहीं बता सकते। फॉर एग्जाम्पल आप दो बीकर एज्यूम करें ए एंड बी, दोनों बीकर्स में वाटर फुल है, ठीक है, इस तरह से वाटरफॉल है। सपोज सेकेंड बीकर में मैं ज़्यादा वॉल्यूम पुट कर दूँ इस तरह से, सो जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन कि बी में मास ज़्यादा है तो उसके वेरिएबल्स अलग होंगे, ऐसा कंक्लूजन आप नहीं ले सकते जब तक आप ए एंड बी सिस्टम को अंदर से चेक नहीं करते, हाथ डालकर आप चेक नहीं करते, तब तक आप नहीं बता सकते विच वाटर इज कोल्ड एंड विच इज हॉट। So intensive variables are basically independent of amount of mass. So temperature, pressure, density. ये बातें हम just by experience ही बता सकते हैं, not by observation. Now, extensive variables means बाहर से दिखेंगे वो variables. They are dependent and vary directly with the mass. For example, mass, volume and energy. आप वॉल्यूम देखकर बता सकते हैं कि जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन यू कैन टेल वॉल्यूम ज़्यादा दिख रहा है, तो आप डायरेक्टली बोल देंगे कि इसका एक्सटेंसिव वेरिएबल एज वॉल्यूम इज ग्रेटर देन रिस्पेक्ट टू द other system, ठीक है। Now the types of system are basically three types. First is the open system, closed system and isolated system. तो फिर से नाम को समझेंगे। ओपन सिस्टम मीन्स एक ऐसा सिस्टम होगा जो सराउंडिंग के साथ मैटर एंड एनर्जी दोनों एक्सचेंज कर सकता है। क्लोज्ड सिस्टम will exchange only energy with the surrounding. An isolated system is not exchanging matter or energy with the surrounding. So for example, you may see this figure, picture number 1, in which we can check that matter as well as energy are exchanged with the surrounding. In the second case, in the closed pressure cooker, in switch on condition of gas burner, it exchanges just the energy with the surrounding, because जब भी whistling होगी तो ये heat बाहर फेंकेगा, steam बाहर फेंकेगा। And in third case, coffee in a closed well insulated thermoflask, कॉफ़ी का वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा और उसकी हीट भी कॉफ़ी के अंदर ही पैक रहेगी। It is not exchanging matter as well as energy with the surrounding. Next comes thermodynamic process. So, a process by which two or more of these variables means what? Intensive or extensive, can be changed is called as a thermodynamic process or a thermodynamic step. ठीक, तो ऐसी प्रोसेस जिसमें आप दो या फिर दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को चेंज करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज thermodynamic process. The first type is a quasi-static. The meaning of the word quasi is nearly and static means एक तरह से stationary. So this is just a hypothetical construct. Practically possible नहीं है because in practice processes that are sufficiently slow
and do not involve accelerated motion of the piston or large temperature gradient are reasonably approximation. They are not perfect quasi-static process. ठीक तो पूरी तरह से हमको आइडियल क्वेसी स्टैटिक नहीं मिल सकता. So check in this figure. In quasi-static process आपने एक गैस को enclose कर दिया है एक कंटेनर के अंदर and you have applied a piston here. Dark gray color is showing us the piston and light gray color is showing us the boundary of the system. So let we are taking the thermodynamic variables of this system as P, B and T. दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स लेंगे और इसको आप इतना स्लोली चेंज करेंगे पिस्टन के मूवमेंट को such that it remains in thermal and mechanical equilibrium with the surrounding. Now let the surrounding has the data P dash एंड टी डैश बिकॉज सराउंडिंग का वॉल्यूम तो आप कंसीडर नहीं करेंगे तो आपने यहाँ पर दो वेरिएबल्स को कंसीडर किया नाउ द प्रोसेस इज डन सो स्लो such that the difference between the pressure of the system and the external pressure becomes nearly equal to zero. So हम प्रोसेस को इनफाइनाइटली स्लो करते हैं such that the system gets the pressure P just equivalent to the atmospheric pressure. Hence, we say that the system is performing a quasi-static process. Now, a process so slow so that the system is always in an equilibrium state. So, quasi means almost and static means the thermodynamic properties of variables do not change with time. So, let's take an example in which we have put 8 masses on the gas on the piston and slowly we are lifting up the masses. तो इसमें आपके पास 10 मासेस हैं इसमें बचते हैं 9 मासेस इसमें 8 मासेस और इसमें बचते हैं 7 मासेस तो आप इतना ग्रेजुअली वो मासेस को रिमूव कर रहे हैं सच दैट द प्रेशर रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट ये चेक कर सकते हैं हम प्रेशर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा गैस का इतना धीरे धीरे आप रिमूव कर रहे हैं बट द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग. So this is called as the quasi-static process. Now, next comes as the reversible process. So a thermodynamic process may have two types. One is the reversible और other is irreversible कि आप किसी भी तरह से किसी भी प्रोसेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. So let's take PV diagram or the indicator diagram of reversible process. तो A point पर चेक करेंगे the pressure was PI and the volume is VI and at this point B pressure is PF and the volume is VF. तो गैस के थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स चेंज हो चुके हैं. So, a reversible process is a change that can be traced in reverse direction. Means opposite direction में आप उसको retrace कर सकते हैं. So, for a reversible process, two conditions are necessary. First, the process must be quasi-static and dissipative forces such as friction या फिर ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी ये सब प्रोसेस में एब्सेंट होने चाहिए. सो प्रोसेस बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए सो दैट विल बी कॉल्ड एज द रिवर्सिबल प्रोसेस. नेक्स्ट कम्स इसका अपोजिट दैट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस. एंड इरिवर्सिबल जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है इरिवर्सिबल मीन्स रिवर्सिबल नहीं हो सकती है. So an irreversible process is one that is carried out in such a way that the system and the surrounding cannot be exactly restored to their respective initial state
at the end of the reverse process. मीन्स एक फाइनल पॉइंट पर पहुंचने के बाद आप उस कर्व को रिट्रेस नहीं कर सकते या इंडिकेटर डायग्राम को आप रिट्रेस नहीं कर सकते. Hence, an irreversible process is a change which cannot be retraced in opposite direction. So the path of an irreversible thermodynamic process is not the same in forward and reverse direction. मतलब आपको overlapping diagram नहीं मिलेगा. आप जब step 1 A to B या फिर B to A जाएंगे and then you will be going from A to B, तो आप check कर सकते हैं आपको दोनों graphs when the system is going from B to A, तो ये straight line graph मिला. And when the system is coming back from A to B, so you are getting this curve type diagram. So both diagrams are different. Now the next comes isothermal process. So नाम से ही समझ में आ रहा है iso means same, thermal means temperature. So a process in which change in pressure and volume takes place at a constant temperature is called an isothermal process or isothermal change. So for such a system, the change in temperature is equal to zero. तो प्रेशर एंड वॉल्यूम से यहाँ मतलब नहीं है, यहाँ सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए. सो दिस इज पॉसिबल when we apply diathermic wall between two systems. सो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. तो जब भी आपको आइसोथर्मल प्रोसेस बोला होगा आप अपने आप एज्यूम कर लेंगे the process of thermal equilibrium. So diathermic wall attached होगी वहाँ between the system and the surrounding. Examples are boiling water in the open air or condensation or all the changes that food undergoes in the refrigerator are isothermal as a constant temperature, or fourth expansion of a gas in a metallic cylinder placed in a large reservoir of fixed temperature, और इस प्रोसेस को आप मिक्स कर देते हैं क्वासी स्टैटिक से. So check in the next this diagram. The melting of ice is also considered as an isothermal change because during the melt, the ice takes only the latent heat from the surrounding, whereas the temperature of ice remains constant. Now, the next is indicator diagram. So, for an ideal gas undergoing isothermal process, PV indicator diagram is a rectangular hyperbola. Means इस तरह का शेप होगा उसका. सो ग्राफ को बोलते हैं आइसोथर्म. इस टाइप का ग्राफ जो कि आइसोथर्मल प्रोसेस दिखा रहा है, that is called as isotherm. So we can check in this diagram at any point if we take the product of P into V, it will be constant. अब हम लोग देख रहे हैं isotherms at different temperatures. तो ये जो isotherm था, this was at constant temperature. This is isotherm 1. It is at constant temperature T1. This is isotherm 2, which is at constant temperature T2, where this is the hot system and this one is comparatively cold system. Next लेते हैं अब an isotherm can represent an isothermal compression और isothermal expansion by using an arrow. इस arrow से आप बताएंगे कि कौन सी प्रोसेस हो रही है. जैसे आप पॉइंट A और पॉइंट B में कंपेयर करेंगे कि प्रेशर एट पॉइंट A is greater than pressure at point B. इट मीन्स क्या हुआ, आपने गैस को एक्सपांड किया, आपने प्रेशर कम किया पॉइंट बी तक आते आते, तो गैस विल एक्सपैंड ऑब्वियसली. जिस तरह से हमने 10 मासेस को ग्रेजुअली 9 मासेस, 8 मासेस, 7 मासेस ऐसे धीरे धीरे करके कम किया था. तो मासेस मतलब प्रेशर कम करने से गैस एक्सपैंड होगी. सिमिलरली, if we are going here from point C
टू पॉइंट डी। तो आप चेक करेंगे इस पॉइंट पर सी पॉइंट पर अगर हम चेक करते हैं तो प्रेशर इज पी सी एंड एट डी पॉइंट pressure is PB. So what you compare, pressure at D point is greater than pressure at C point. C से D तक आ रहा है ये एरो, तो आप धीरे 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 प्रेशर बढ़ा रहे हैं. So this is called as compression. And because this takes place at a constant temperature, hence it is called as isothermal compression. नेक्स्ट इज थर्मोडाइनमिक्स ऑफ आइसोथर्मल प्रेशर. इसका इक्वेशन देते हैं पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट से, और वर्क डन का फॉर्मूला आएगा इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी अंडर द लिमिट्स वी इनिशियल, दैट इज इनिशियल वॉल्यूम टू द फाइनल वॉल्यूम, or we can find the area covered under the graph and the volume axis. Other expression of work done is W equals to nRT. This is log with the natural base Vf upon Vi, or W is equal to nRT Ln, the same expression, or in case of temperature. Next is, this is isotherm PV diagram. Hyperbolic हो गई, rectangular, hyperbolic. So now we are going to see the adiabatic process. So in the case of adiabatic process, system is completely insulated from the surroundings and heat absorbed or heat released will be zero. So the work done by the gas results in decrease in the internal energy, and without proof we are going to have the equation of adiabatic process of an ideal gas. That equation is P into V raised to gamma equal to constant, जहां आप gamma को बोलते हैं Cp upon Cv, that is the adiabatic ratio of the specific heats of gas at constant pressure and at constant volume. So we get the work done in adiabatic process in two forms. So the equations are given for the work done. अब इसमें चेक करते हैं आप adiabatic process में, if work done is greater than zero, it means you will call that work is done by gas. तो जस्ट आप ग्राफ देखकर भी समझ सकते हैं कि if work done is positive, work is done by the gas, it means T2 is less than T1. But if work is less than 0, it means work is done ऑन द गैस, मतलब गैस का कंप्रेशन हुआ है, तो उस समय आपके पास जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो इनिशियल टेम्परेचर से ज़्यादा होगा. इट मीन्स इफ वर्क डन इज पॉजिटिव देयर विल बी कूलिंग प्रोड्यूस्ड, एंड इफ वर्क डन इज नेगेटिव देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ हीट, एंड हेंस द टेम्परेचर ऑफ द गैस राइजेस. अब हम लोग एक साथ देखते हैं पीवी कर्व्स फॉर एन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस. तो इसमें चेक करेंगे ये जो एरो है ये आपको बता रहा है कि द if we consider the comparison between points A and B, the pressure at B point is less, so this will be called as isothermal एक्सपांशन. तो इस तरह से अब बाकी तीनों पार्ट्स B टू C, C टू D एंड देन D टू A, तो इसमें आपको एक पूरा साइक्लिक प्रोसेस मिल जाता है, क्योंकि गैस को आप स्टार्ट करवाते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स एट ए पॉइंट से, और गैस जब पूरा एक रेपिटेशन कवर करने के बाद वापस ए पॉइंट पर पहुंचती है ग्राफ वाइज, सो द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम. Hence, this will be a cyclic process. So, next is the cyclic process. So, a thermodynamic process that returns a system to an initial state is called as a cyclic process. So, in this, the initial and final state is the same.
And figure shows the PV diagram for a cyclic process. So this is very important point that there is no change in the internal energy of the system, that del U equal to 0. So if we apply first law of thermodynamics, which is dq equal to du plus dw, if du becomes 0, we get q equals to w. मतलब आपने जो भी हीट एनर्जी सिस्टम को सप्लाई की वो पूरी की पूरी हीट एनर्जी यूज होती है टू डू वर्क अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. So this is the diagram, PV diagram of a cyclic process. The system goes through A to B through path 1 and then comes from B to A through path 2. Initial and final points are same as point A. Therefore, it is called as cyclic process or PV diagram. Next comes isobaric process. So bar is a unit of pressure. So isobaric means ऐसा process जिसमें pressure constant रहेगा. For example, हम यहाँ से इस system को heat supply करते जा रहे हैं and ये जो piston है वो धीरे 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 अपने आप ऊपर उठेगा बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज राइजिंग. तो बट आप अपनी तरफ से कोई भी एफर्ट नहीं लगाते कि आप यहाँ पर इस पिस्टन के अप्रेजिंग को रोक सके. सो दिस इज अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. फॉर एग्जांपल boiling water, this is the example of boiling water at constant pressure, is an isobaric process. So isobaric process में आपके पास W equals to P into dV, that is pressure into the change in volume. ये भी non zero होगा. As well as if we consider first law of thermodynamics, so none of the quantities is zero. So remember that for an isobaric process, none of the quantities del U, Q and W is 0. The PV diagram is shown at a constant pressure. Hence, this is a straight line parallel to volume axis. So remember that for an isobaric process, the change in pressure is equal to 0. Temperature of the system will change. So first law of thermodynamics लगाने के बाद कोई भी quantity 0 नहीं होगी and work done is always equal to pressure into the change in volume. Next is the isochoric. Core means volume. तो ऐसी process जिसमें volume constant रहे is called as a constant volume process. So in this case, because the change in volume is equal to 0, and when we apply the expression W is equal to P into dV, it is also equal to 0. So in this case, check this. This is an isochoric process and the volume is constant. Therefore, the PV diagram will be indicating a graph which is parallel to the pressure axis and depicts the constant value of volume. So, for an isochoric process, del V equal to 0, work done नहीं होगा. देन आप अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं तो उसमें डी डब्ल्यू की वैल्यू 0 हो चुकी है. सो वी गेट थर्ड पॉइंट. तो जितनी भी एनर्जी आपने सिस्टम को सप्लाई की है that is utilized to increase the internal energy of the system, क्योंकि किसी भी टाइप का वर्क डन यहाँ पर विजिबल नहीं है. And most important point, for isochoric process सिस्टम का टेम्परेचर जरूर चेंज होगा because whole energy supplied is utilized to increase the internal energy of the system. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. एज जीरोथ लॉ आप पहले पढ़ चुके हैं. सो स्टिल हम उसको भी एक बार देख लेते हैं. व्हाट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स?
कि दैट इज बेस्ड ऑन द थर्मल इक्विलिब्रियम। तो जिसमें आप तीन सिस्टम्स लेते हैं, ए बी एंड सी, एंड सपोज तीनों सिस्टम को आप एक अलग से टेम्परेचर एनक्लोजर में प्लेस करते हैं, इस तरह से यूनिफॉर्म टेम्परेचर एनक्लोजर में, एंड इनके बीच में डाइथर्मिक मटेरियल है। सो सबसे पहले ए एंड बी अपना टेम्परेचर इक्वलाइज करेंगे, then B and C will try to equalize because they are just neighbors. So in short, अगर आप फाइनल ऑब्जर्वेशन लेंगे तो A एंड C का भी टेम्परेचर इक्वल हो चुका है। So by zeroth law of thermodynamics, we can say that if a system A is in equilibrium with the second system B, and if second system B is in thermal equilibrium with the third system C, then first and third system are in thermal equilibrium. अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली आपको बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अगर हम इसका जनरल प्रिंसिपल देखें तो सिस्टम को हम जो भी हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे दैट विल बी पार्टली used to increase the internal energy of the system, and the rest heat energy supplied is utilized to do work on the environment, that is del W। तो इस तरह से ये जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करके चलता है। सो व्हाट वी कैन से दैट del U, अगर आप अदर फॉर्म में चेक करें तो दिस इज del U equals to Q minus W। So for a closed system, सबसे पहली condition, the change in internal energy is equal to the difference between the heat added to the system and the work done by the system, where the symbols are taking their usual meanings। अब किसी भी वे में जब आपको सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करना है तो देयर आर टू वेज पॉसिबल, ईदर थ्रू वर्क और थ्रू हीट। बट कैसे होगा? वर्क जब भी आप करेंगे तो फिर वो स्लोली करेंगे आप, बिकॉज आइसोथर्मल प्रोसेस के अकॉर्डिंग करेंगे, या फिर ऑल ऑफ ए सडन आप एक्सपांड कर देंगे। तो ऑल ऑफ ए सडन जब आप एक्सपांड करना चाहते हैं तो दिस विल बी बेस्ट ऑप्शन बाय सप्लाइंग हीट। तो दिस इज लाइक अ बैंक बैलेंस विच कैन बी चेंज थ्रू टू इंस्ट्रूमेंट्स, ईदर कैश और अ चेक। जैसे जब भी आप कैश जमा करेंगे तो इंस्टेंटली बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बट जब हम चेक जमा करेंगे तो उसकी प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा। तो सिमिलरली जब आप किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो दैट इज लाइक टू डिपॉजिट कैश इन द बैंक, बट जब आप किसी सिस्टम पर वर्क करते हैं तो वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस हो जाता है, तो दैट रिजेंबल्स टू डिपॉजिट अ चेक इन द बैंक। तो हीट देना मतलब बिल्कुल इंस्टेंटली सिस्टम की एनर्जी को बढ़ा देना, और सिस्टम पर वर्क करना मतलब ग्रेजुअली उसकी एनर्जी को बढ़ाना। So, all the three quantities in first law of thermodynamics like del U, Q and W must be in same units. Now Q is positive, that heat energy positive होगी if heat is gained by the system, मतलब आप system को heat energy supply कर रहे हैं, and W is positive when work is done by the system, because the common formula for work done is प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो अगर सिस्टम वर्क करेगा तो सिस्टम एक्सपांड होगा और डेल बी पॉजिटिव रहेगा, देन द वर्क डन विल बी पॉजिटिव। बट इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, जैसे ये दो फिगर्स में चेक करेंगे, फर्स्ट फिगर में एक्सपांशन हो रहा है, सो ऑब्वियसली द वॉल्यूम विल इंक्रीज, hence this is the positive work। Work is done by the system, by gas, but in the second figure हम piston को downward direction में move कर रहे हैं, so volume will decrease, hence the work done will be negative,
and hence work is done on the system. Now these are the sign conventions of heat. अगर सिस्टम में से हीट निकलती है तो आप उसको माइनस क्यू लेंगे, और अगर आप सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं तो आप उसको प्लस क्यू लेंगे। तो दोनों क्वांटिटीज के साइन कन्वेंशंस को आप बेहतर तरीके से समझ लेंगे बिकॉज दे आर यूटिलाइज्ड इन न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हीट इंजन्स। ये बहुत सारे बच्चों को समझने में बहुत डिफिकल्टी आती है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें से एक मेन वर्ड पकड़ते हैं जो इस टॉपिक को काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है कि हीट इंजन अंडरगोज थ्रू साइक्लिक प्रोसेसेस। मतलब क्या हुआ कि साइक्लिक प्रोसेस मीन्स जो इनिशियल स्टेट है वो सेम एज फाइनल स्टेट होगा। जैसे आप मान लीजिए समुद्र में से ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर लेते जा रहे हैं, सी वाटर, तो क्या समुद्र को कोई फर्क पड़ेगा? तो आंसर होगा बिल्कुल नहीं। तो सेम वैसा ही यहाँ पर हीट इंजन, दीज आर द डिवाइसेस that perform heat partly into work और मैकेनिकल एनर्जी, और वो जिसमें से हीट लेते जा रहे हैं लेते जा रहे हैं लेते जा रहे हैं वो सराउंडिंग है। तो हीट लेंगे, वर्क करेंगे, फिर बची हुई जो वेस्टफुल हीट है वो फिर से सराउंडिंग को दे देंगे। जैसे मान लो आपने 1 ड्रॉप सी वाटर लिया, आपने उस पर काम किया और आपने वापस वो 1 ड्रॉप समुद्र को रिटर्न कर दिया, तो क्या यहाँ पर कुछ भी फर्क पड़ा? प्रोसेस तो साइक्लिक ही रही। सो ऐसे डिवाइसेस विच कन्वर्ट हीट इनटू वर्क और मैकेनिकल एनर्जी, मतलब अपना काम निकाल कर थर्मोडायनेमिक चेंजेस परफॉर्म करके जो डिवाइसेस साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू वर्क भी कर लेते हैं, those are the ideal examples of heat engine. For example, automobile engines. तो हम लोग सबसे पहले ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। चेक दिस, दिस इज इंडिकेटिंग द हाई टेम्परेचर डिवाइस। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक रैंकिंग साइकिल लिया है, मीन्स विच इज यूजिंग वाटर एज द वर्किंग सब्सटेंस। तो यहाँ से ये जो वाटर है थ्रू द ब्लू ट्यूब, स्पाइरल ट्यूब के थ्रू जा रहा है, और जब ये वाटर हाई टेम्परेचर में से निकलेगा, ट्यूब स्पाइरल फॉर्म में निकलेगा, तो इस हाई टेम्परेचर डिवाइस को आप बोल रहे हैं रिजर्वॉयर। सो दिस इज हॉट रिजर्वॉयर। तो बार बार पानी इसमें से निकलेगा। अब चेक करेंगे, वाटर जब 3 पॉइंट से बाहर निकलता है और ये इस तरह से टरबाइन के थ्रू वर्क करता है, तो इसको आप बोल देंगे वर्क डन। एंड जो वर्क परफॉर्म नहीं हुआ वो वाटर, मीन जिस वाटर के थ्रू वर्क परफॉर्म नहीं हुआ वो वाटर अगेन रिटर्न आ जाएगा टू दिस कंटेनर, and then again this is a spiral tube which can throw heat outside। और फिर से वो पानी ठंडा हो गया और फिर से वो 1 इनलेट के थ्रू अंदर आया, पंप के थ्रू पानी की सप्लाई को कंट्रोल किया हमने, फिर से वो 2 के थ्रू अंदर गया, 3 के थ्रू बाहर आया। इस तरह से ये पूरी साइक्लिक प्रोसेस में जा रहा है। सो व्हाट इज द आइडियल डायग्राम ऑफ हीट इंजन? सबसे पहले आपको चूज करना पड़ेगा, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज वर्किंग सब्सटेंस, कि आप किस सब्सटेंस के थ्रू इंजन को डेवलप करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे ही हम बात करेंगे स्टीम इंजन, तो द वर्किंग सब्सटेंस विल बी द स्टीम। और जब भी हम बात करेंगे एक डीजल इंजन की, तब इसमें वर्किंग सब्सटेंस लेंगे हम फ्यूल वेपर प्लस एयर, ये दोनों को मिलाकर हम यूज करेंगे एज अ वर्किंग सब्सटेंस इन अ डीजल इंजन। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, नीड आएगी इसकी,
कि एक हॉट रिजर्वॉयर चाहिए। रिजर्वॉयर मीन्स विच इज अ लार्ज सोर्स, कि जिसमें से आप कितनी भी हीट एक्सट्रैक्ट कर लें, उस रिजर्वॉयर के टेम्परेचर पर कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। सो लेट द टेम्परेचर ऑफ दैट हॉट रिजर्वॉयर इज TH। एंड थर्ड होना चाहिए आपके पास में एक कोल्ड रिजर्वॉयर। तो कोल्ड रिजर्वॉयर को जितनी भी हीट आप सप्लाई कर दें, उसकी हीट बढ़नी नहीं चाहिए। सो लेट इट्स टेम्परेचर इज TC। सो अब यहाँ देखेंगे एक स्कीमेटिक डायग्राम। सबसे पहले वर्किंग सब्सटेंस ने हॉट रिजर्वॉयर जो कि टेम्परेचर TH पर था, उससे हीट रिसीव की। सो इनपुट हीट इज QH। और इसके बाद उसने वर्क परफॉर्म किया, suppose for rotation of the wheels or to move the piston up and down। उसने किसी भी वे में वर्क परफॉर्म किया, और फिर उसके बाद जो अनयूज्ड पार्ट था हीट का, मतलब आउटपुट QC, वो उसने कोल्ड रिजर्वॉयर को सप्लाई कर दिया। फिर से उसने वर्किंग सब्सटेंस से फिर से हीट रिसीव की, some work is performed and then unused part of heat is supplied to the cold reservoir। So again this process repeating and repeating, so this is called as a cycle। Now efficiency of heat engine is defined as, the efficiency means practical efficiency, this is equal to the work done by the working substance divided by the heat supplied by the hot reservoir, that is heat input। So, efficiency for one complete cycle is the ratio of work done on the environment to the heat input. And when we go for the detailed form, we get efficiency is equal to 1 minus the heat supplied to the cold reservoir upon heat supplied by the hot reservoir. So, this may be comparable to 1 minus temperature of cold reservoir upon temperature of hot reservoir, as we know that heat is equal to mass into specific heat into the change in temperature. So if mass and specific heat are constant, then QH is directly proportional to TH and QC is directly proportional to TC। तो इस तरह से आप एफिशिएंसी को फॉर्मूला ले लेंगे, 1 माइनस TC डिवाइडेड बाय TH। Now the next topic is refrigerators and heat pumps। तो इसके लिए एक ऐसी प्रोसेस आप इमेजिन करेंगे जो कि अभी तक पॉसिबल नहीं है। सो माय क्वेश्चन इज, कैन हीट flow from a cold substance to the hot substance? तो आप जो नेचुरल आंसर देंगे दैट विल बी नो, कि नो मैम ऐसा नहीं हो सकता। बट अगर हम उस कंडीशन में पंप यूज करें तो, बिकॉज पंप वर्ड हम यूज करते हैं जहां आपको एक आर्टिफिशियल प्रोसेस करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल हमको बेसमेंट से पानी पहुंचाना है फोर्थ फ्लोर तक, तो वी विल बी यूजिंग वाटर पंप। कूलर में हमको उस पानी को ट्यूब में अपवर्ड शिफ्ट करना है, तो वी विल बी यूजिंग अ पंप। So these are like refrigerators as well as heat pumps is the reverse of a heat engine। तो हीट इंजन में वर्किंग सब्सटेंस ने हीट एब्जॉर्ब की थी हॉट रिजर्वॉयर से, बट यहाँ पर हम वर्किंग सब्सटेंस को हीट एब्जॉर्ब करवाएंगे कोल्ड रिजर्वॉयर से, which is at temperature T2। So check this, this is the schematic representation of a refrigerator। So सबसे पहले आपने लिया वर्किंग सब्सटेंस ने कोल्ड रिजर्वॉयर से Q2 हीट एब्सॉर्ब की, उस पर वर्क किया गया, और फिर उसने जो अनयूज्ड पार्ट था हीट का Q1 वो सप्लाई कर दिया हॉट रिजर्वॉयर को। सो व्हाट इज अ कोल्ड रिजर्वॉयर? द कंपार्टमेंट विच इज इनसाइड द रेफ्रिजरेटर।
and the hot reservoir is the surrounding outside the refrigerator, means atmosphere. Now, the essential parts of a refrigerator are again source, sink, working substance, and insulated stand. So, we can take again the schematic diagram. लो टेम्परेचर बॉडी से हीट रिसीव होगी या फिर एक्सट्रैक्ट होगी Q2, उस पर कुछ वर्क परफॉर्म होगा और अनयूज्ड हीट दे दी जाएगी हाई टेम्परेचर सराउंडिंग और जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर सोर्स. सो द वर्किंग सब्सटेंस गोज थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स. सबसे पहले सडन एक्सपेंशन ऑफ द गैस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर which cools it and converts it into a vapor liquid mixture. मीन्स फ्रिज के अंदर ट्यूब्स में जो भी गैस लाइक हम फ्रीऑन लेते हैं मैक्सिमम वेपर लिक्विड मिक्सचर में वो कन्वर्ट हो जाएगा. सेकेंड, एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट बाय द कोल्ड फ्लूइड फ्रॉम द रीजन टू बी कूल्ड. मीन्स हमें फ्रिज के अंदर का कंपार्टमेंट ठंडा करना है तो वेपर लिक्विड मिक्सचर मीन सपोज फ्रीऑन गैस ने मीन्स कोल्ड फ्लूइड ने फ्रिज के अंदर के कंपार्टमेंट से हीट रिसीव की और हीट एक्सट्रैक्ट करता जा रहा है. सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज हीट पंप और उसको ये वेपर में कन्वर्ट करता जाएगा फ्लूइड को. देन अब वेपर गर्म होती जाएगी ड्यू टू एक्सटर्नल वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड फिर जो अनयूज्ड पार्ट ऑफ हीट है दैट विल बी गिवन टू द सराउंडिंग. So bringing to the initial state and hence the cycle will be completed. Because cycle may initial state and final state will remain same. So here we define the coefficient of performance, that is beta of the refrigerator. So beta is equal to Q2, which is the heat extracted from the cold reservoir, and W is the work done on the system. Means जो भी गैस आप अंदर fluid form में ले रहे हैं. Suppose we had taken the example of refrigerant जो कि आप freon example ले रहे थे. So Q2 means heat extracted from the cold reservoir, means the compartment which is inside the refrigerator. Then W is the work done on the system. मतलब गैस को डिस्प्लेस करवाने के लिए जो वर्क डन है that is W. So by the law of conservation of energy, the heat released to the hot reservoir will be Q1 equals to W plus Q2. Hence the coefficient of performance, which is also called as COP of the refrigerator or heat pump, is Q2 upon Q1 minus Q2. And again we can have Q2 directly proportional to T2 and Q1 directly proportional to T1. So this is equal to T2 divided by T1 minus T2. तो ये आ जाएगा आपके पास द एक्सप्रेशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर अ रेफ्रिजरेटर. Now we will be talking for second law of thermodynamics. तो अगर हम फर्स्ट लॉ को चेक करें वापस तो फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. बट ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको पहले फर्स्ट लॉ ने अलाउ किया था बट प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने अपने आप से टेबल पर रखी हुई एक बुक को जंप करते हुए देखा है? सो ऑब्वियसली द आंसर इज नो. बट अगर यहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रेस्ट्रिक्शन लें तो ये पॉसिबल होगा. क्या आपने अपने आप से देखा है कि टेबल टेबल अपने आप कूल होता जा रहा है? नॉट पॉसिबल ऑब्वियसली. हेंस हमें फर्स्ट लॉ को कंपेंसेट करने के लिए अप्लाई करना पड़ता है द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, which is a fundamental law of nature which explains that
heat can flow only from hot body to a cold body by itself. But अगर आपको heat flow करवाना है from cold body to the hot body, तो आपको वहां पर खुद से कुछ efforts लेने पड़ेंगे. Hence, second law of thermodynamics gives a fundamental limitation to the efficiency of a heat engine as well as to the coefficient of performance of the refrigerator. ठीक है, उनको एक limitations दे देगा ये. So it says that efficiency of a heat engine can never be can never be 1 or can never be greater than 1. हमेशा 1 से कम होगा. Similarly, for a refrigerator, the second law of thermodynamics says that the coefficient of refrigerator performance can never be infinite. So, this implies that external work can never be zero, can never equal to zero. So इसको हम लोगों ने टू स्टेटमेंट्स से डिफाइन किया है. One due to Kelvin and Planck denying the possibility that a perfect heat engine is not possible, and another due to Clausius denying the possibility of a perfect refrigerator or heat pump. So check what is Kelvin Planck's statement. It is impossible by any thermodynamic process which results solely in the removal of heat from a hot reservoir and converts it entirely into work. It means क्या हुआ, जो unused part था heat का वो compulsory exist करेगा. आप पूरी की पूरी हीट एब्सॉर्ब को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते. दिस इज केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट. सो इस तरह से हम कंटिन्यू सप्लाई ऑफ वर्क ऑब्टेन नहीं कर सकते. सो द सेकेंड स्टेटमेंट that it is not possible to get continuous supply of work from a body by cooling it to a temperature lower than that of the surrounding. Kelvin Planck's statement. And next is the Clausius statement, which says that it is impossible for a self-acting machine unaided by an external agency to transfer heat from a cold body to a hot body. तो आप कभी भी एक ऐसी मशीन एज्यूम नहीं कर सकते, सेल्फ एक्टिंग मशीन मतलब जो अपने आप से हीट को लोअर टेम्परेचर से हॉट टेम्परेचर तक पहुंचा रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है. सो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, हीट जब भी आप लोअर टेम्परेचर बॉडी टू हायर टेम्परेचर बॉडी पहुंचाना चाहते हैं तो आपको उसको एड करना पड़ेगा. एड करना मीन्स आपको उसको हेल्प करनी पड़ेगी with the help of suppose a heat pump और रेफ्रिजरेटर जो कि हीट को लोअर टेम्परेचर से लेकर हायर टेम्परेचर तक पहुंचा दे. Next topic discussion is the Carnot engine. So first important point है Carnot engine एक reversible heat engine है. Means ये जिस point से या thermodynamic state variable से start करेगा वहीं अपना operation finish करेगा. It acts between or operates between two temperatures like temperature of source and temperature of sinks. It covers two isothermal processes connected by two adiabatic processes. And efficiency of Carnot engine is same as heat engine as we have studied already. Now Carnot engine में चार components होंगे. सबसे पहला working substance. So working substance will be enclosed in a cylinder with perfectly non-conducting walls, insulating walls होंगी, but उसका जो base है वो perfectly conducting होगा, and a perfect gas will be the system as the working substance,
and fitted with a non-conducting frictionless piston. तो तीन important points हैं. Balls non-conducting होंगी, bales perfectly conducting होगा and piston non-conducting होगा. सेकेंड, सोर्स ऑफ हीट. एक ऐसा सोर्स जिसको आप एक लार्ज थर्मल कैपेसिटी का कंसीडर करते हैं विच इज मेंटेन्ड एट कांस्टेंट हायर टेम्परेचर. हम उसमें से हीट एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे बट उसका टेम्परेचर अल्टर नहीं होगा. नेक्स्ट, सिंक ऑफ हीट मीन्स द sink of infinite thermal capacity which is maintained at constant lower temperature. हम उसको हीट देते जाएंगे बट स्टिल उसका लोअर टेम्परेचर डिस्टर्ब नहीं होगा. एंड द फोर्थ पॉइंट इज द insulating stand. So all the points are given in this figure. You may check it. Source is at higher temperature, sink is at lower temperature, stand is perfectly insulating, non-conducting है और जो सिस्टम है आपके पास आइडियल गैस उसमें से बेस देन बॉल्स एंड पिस्टन उनके पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे. नाउ चेक, सबसे पहली प्रोसेस होगी आइसोथर्मल एक्सपेंशन. तो स्टेट ऑफ वेरिएबल्स चेंज होंगे P1 V1 T1 से P2 V2 T1. T1 बिकॉज आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर विल रिमेन सेम. सो हम इसको दिखा रहे हैं बाय द ग्राफ ए बी. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा ये. अब इसमें वर्क डन होगा. ये जो आपके पास ब्लू कलर है इसको आप वॉल्यूम एक्सेस पर प्रोजेक्शन बना देंगे. तो ये जो भी एरिया मिल रहा है आपको टोटल that will be giving you the work done. So which is RT1 because temperature तो constant है log of V2 upon V1. So which is area ABFH क्योंकि work done आप formula as well as graphically भी निकाल सकते हैं. The second is the adiabatic expansion which is from the variables P2 V2 T1 to P3 V3 T2 क्योंकि अब यहाँ टेम्परेचर चेंज हो जाता है फ्रॉम T1 to T2. So the work done is obtained by the graph and area under the volume axis. So इस केस में आपको फिगर फिर से दिखाया हुआ है यहाँ पर. So check this. Area is B, C, E, F and work done is R T1 minus T2 upon gamma minus 1 where gamma is again a usual constant according to the atomicity of the gas. So इस केस में गैस एक्सटर्नल वर्क करती है एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी. तो सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ, देन एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ. तो चेक, आइसोथर्मल एक्सपेंशन के केस में आपने गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था एंड एडियाबैटिक एक्सपेंशन के केस में आपने वर्किंग सब्सटेंस को नॉन कंडक्टिंग स्टैंड पर रखा एंड द गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड एडियाबैटिकली सो दैट हीट मे नॉट बी एक्सचेंज्ड. केस 3 में सिलेंडर को हम वापस रखते हैं सिंक पर और गैस को धीरे 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 स्लोली कंप्रेस करते हैं सो दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. सो इट इज द पार्ट ऑफ ग्राफ फ्रॉम C to D. तो फिर से चेक करेंगे टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. एरो आपको ये बताता है कि हम प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं. दिस एरो फ्रॉम C to D. तो आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं इट मीन्स दिस इज कंप्रेशन. इसमें हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा, हीट एक्सचेंज हो रहा है सॉरी, द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. तो आप इसको बोल देंगे आइसोथर्मल कंप्रेशन. एंड इसका लास्ट पार्ट आएगा आपके पास में वर्क डन. देख लेंगे इसमें. ठीक, ग्राफिकल मेथड से भी निकाल सकते हैं आप वर्क डन या फिर फॉर्मूला से. So work done on the gas is heat rejected to the sink क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है
तो सिंक को जो भी हीट रिजेक्ट होगी उतना ही वर्क होगा. एंड द लास्ट केस इज द एडियाबेटिक कंप्रेशन. सो एडियाबेटिक मतलब हीट एक्सचेंज नहीं होगा. सो फाइनली हम सिलेंडर को फिर से नॉन कंडक्टिंग स्टैंड पर रख देंगे तो हीट एक्सचेंज नहीं होगा. एंड द कंप्रेशन इज कंटिन्यूड सो इट रिटर्न्स टू द इनिशियल स्टेज. तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया. So the graph is from D to A. D to A. चेक कर सकते हैं. The pressure is increased and heat exchange is not allowed. So this is an adiabatic process. Now the work done on the gas during the process dA is W4 is represented by area DAHG. तो ये आपके पास पूरा जो कंप्लीट एरिया आया. ना वर्क डन, जब भी वर्क इज डन बाय द गैस मतलब एक्सपेंशन, so it is considered to be positive. And when work is done on the gas means compression, it should be negative. So according to the signs, we will be cutting W2 equal to W4. Hence, the net work done is W1 minus W3. Now, efficiency of Carnot engine is defined as the ratio of work done to the heat supplied, means W upon Q1. So, the final expression for efficiency of Carnot engine is derived. You may refer NCERT also or state textbook for the derivation point by applying the equation of isothermal and adiabatic. But since this is a revision lecture, therefore I am not going in full detail. You may watch individual videos. So this is the efficiency of Carnot engine. So by this we end up the revision of thermodynamics. Hope study well. Thank you.